आ जाओ मालिक अपील और रिवीजन के केस में। अपील और रिवीजन दोनों का क्वेश्चनर एक साथ है। क्वेश्चनर अब हमें क्या करना होगा सर, डील करना होगा, क्योंकि आई होप अभी तक के आप लोगों ने इसको डील नहीं किया होगा, तो अब हम इसे डील करेंगे। जैसा कि हर बार का रूल रहा है, कुछ क्वेश्चंस आप कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवा दूंगा। सबसे पहले, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। A high court does not have an inherent power to review an earlier order passed by it on merits। क्वेश्चन है, क्या हाईकोर्ट को रिव्यू का पावर है क्या? आपने अगर देखा होगा सीआईटी या आईटीएटी के केस में हम लोगों ने क्लियर कट बोल दिया था कि बॉस इन लोगों को पावर नहीं है रिव्यू करने का। यस और नो? रिव्यू करने का मतलब चेंज इन ओपिनियन करना हो जाएगा। लेकिन क्या हाईकोर्ट जो खुद ही इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर के केस में क्या रिव्यू पॉसिबल है? क्योंकि हो सकता है कोई डिसीजन देने से पहले कोर्ट अपने खुद के पहले के डिसीजंस को देखे, खुद के पहले के डिसीजंस को एनालाइज करे और उसके बाद कोई डिसीजन दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने आपके बुक के सबसे एंड पे केस लॉज दिए हुए हैं और उन केस लॉज में एक और केस लॉ है, मेघालय स्टील्स का केस लॉ। इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस जजमेंट जिसके अंदर में डिसाइड हुआ था, यस हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ रिव्यू। रिव्यू का पावर हाई कोर्ट के पास अवेलेबल है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही थी मेघालय स्टील के अंदर में, राइट? तो उसी केस के बेसिस पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग करता है, जिसको हम लोग देखेंगे। जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं मालिक, टिक कर देंगे। द स्टेटमेंट गिवन इज नॉट करेक्ट। इनहेरेंट पावर, हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ इनहेरेंट पावर टू रिव्यू। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे हैव। As per Supreme Court in CIT versus Meghalaya Steel, observe that power of review would inhere on the High Court, being the court of records under the article number 215 of the Constitution of India. There is nothing in article 226 of the Constitution to preclude a High Court for exercising the power of review, which inheres in every court of preliminary jurisdiction to present miscarriage of the justice or to correct grave and palpable error committed by it. The Supreme Court further observed that Section 260A does not purport in any manner to curtail or to restrict the application of the provision of civil court. Yes? Okay. Now, as per section 260A subsection 7 only state that all provision that would apply qua appeal in code of civil procedure would apply to appeal under 260A। तो भैया जितने प्रोविजन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर में लिखी है वो सारी प्रोविजन यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल होगी। द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट दिस डज नॉट इन एनी मैनर सजेस्ट ईदर दैट अदर प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आर necessarily excluded or the high court inherent jurisdiction in any manner is affected। तो अगर सवाल पूछा जाए does high court have a inherent power of review? yes, high court can, यहां पे लिख के रखिए, review और recall। हाई कोर्ट रिव्यू भी कर सकता है, रिकॉल भी कर सकता है। ये एक चीज हम लोगों ने यहां पे देखा, हाई कोर्ट रिव्यू भी कर सकता है, रिकॉल भी कर सकता है। ये एक चीज हम लोगों ने यहां पे देखी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाइए। एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस वेयर अपीलेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स अदर देन एविडेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। सवाल समझ में आ रहा है? सवाल पूछ रहा है बताइए वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे एडिशनल एविडेंस सीआईटी अपील के सामने रखे जा सकते हैं जो उसने असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं रखे हैं। बताइए कौन सा रूल था वो? याद होगा तो मैंडेटरीली मैंने आपसे कहा था रूल नंबर 46A। रूल नंबर 46A जनरली जो एविडेंस आपने असेसमेंट के टाइम पे नहीं रखे वो चीजें आप किसके सामने नहीं रख सकते, वो चीजें अगेन आप सीआईटी अपील के सामने नहीं रख सकते। हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस आप रख सकते हो। एक, जब उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला हो। दूसरा, जब क्या नहीं किया हो, उसे डिसीजन नहीं पता हो, ही वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तब ये हो सकता है। याद आ रहा है? As per rule number 46A of the Income Tax Rules 1962, an appellant shall be entitled to produce before the Commissioner appeals evidence either oral or documentary other than evidence produced by him during the proceeding before AO
ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है एक बार देख लेते हैं। पहला, वेयर the AO has refused to admit the additional evidence which has ought to have been admitted। AO ने बोल दिया भैया मैं additional evidence क्या नहीं करने वाला हूं, एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला हूं। Where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence, where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence before AO, वो AO के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाया था या प्रेजेंट ही नहीं कर पाया था। Where the assessing officer has made the order without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal. Further, no evidence shall be admitted unless appeal commissioner records in writing the reason for doing so। तो यहाँ पे 46A में बस वही बातें लिखी हुई है कि ये भैया अगर ये फॉलोइंग सिचुएशंस है तो यस आप एडिशनल एविडेंस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क कीजिएगा, ये CIT के पावर से रिलेटेड है और उसके रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप सेल्फ कीजिएगा, सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आइए। द असेसी हु इज अग्रीव्ड बाय ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज डिजायरस टू नो द अवेलेबल रेमेडियल कोर्स एंड द टाइम लिमिट अगेंस्ट द ईच ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एक मिनट, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जो व्यक्ति अग्रीव्ड है इन ऑर्डर से उसके अगेंस्ट में क्या रेमेडी ली जा सकती है और कितने टाइम में ली जा सकती है वो बताइए। सवाल अच्छा है। पहला, 143(3) का ऑर्डर एओ ने पास किया है, बताइए इसके खिलाफ क्या हो सकता है। अगर 143(3) का ऑर्डर पास किया है तो इसके लिए रेमेडी क्या अवेलेबल है, CIT अपील के पास जा सकते हो 30 डेज के अंदर में, या फिर अल्टरनेटिवली रिविजनरी पावर है, आप CIT के पास जाके 263 या 264, बिल्कुल बराबर 264 को आप क्या कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो विद इन 1 ईयर। सो असेसी अग्रीव्ड, पहला पॉइंट, असेसी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर अंडर 143 बाय द AO can file an appeal before Commissioner of Income Tax under section 246A within 30 days from the date of service of notice of demand relating to assessment. However, where assessee do not want to prefer an appeal, then he can move a revision petition before Commissioner, Principal Commissioner within a period of 1 year from the date on which the order communicated to him or which he otherwise came to know, whichever is earlier. ऑर्डर पास अंडर 263, आप ही बताइए 263 मतलब कमिश्नर ने आपका रिवीजन किया होगा, इनकम बढ़ाई होगी, इससे आप अगर फील कर रहे हैं, अग्रीव्ड फील कर रहे हैं तो इस ऑर्डर के खिलाफ कहां जाओगे, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब ITAT के अंदर में जाओगे। एन असेसी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर अंडर 263 बाय कमिश्नर can file an appeal to income tax appellate tribunal under 253(1)(c within ITAT में जाने का टाइम लिमिट 60 days, within 60 days from the date on which order ought to be appealed was passed। 272A by डायरेक्टर जनरल, 272A का अगर पेनल्टी लगा होगा, ध्यान से सुनना, 272A का अगर आपको पेनल्टी लगा होगा, दैट इज द पेनल्टी प्रोविजन, तो आप इसके खिलाफ डायरेक्टली कहां जा सकते हो बेटा, ITAT में जा सकते हो। So an assessee aggrieved by the order under section 272A by Director General can file an appeal before Income Tax Appellate Tribunal within 60 days from the date on which order ought to be appealed against is communicated to the assessee। Order passed under 254 by ITAT, ऑर्डर पास किया हो ITAT ने, अब आप मुझे बताइए ITAT ने अगर कोई ऑर्डर पास किया होगा 254 के अंदर में, इसके खिलाफ आप कहां जा सकते हो बेटा, CIT के खिलाफ, ITAT के खिलाफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कितने दिन में जा सकते हो, 120 डेज। द असेसी अग्रीड बाय द ऑर्डर अंडर 154 बाय द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन फाइल एन अपील बिफोर हाई कोर्ट विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर of income tax appellate tribunal only where the order give rise to a substantial question of law। कुछ बहुत भारी लग रहा है, याद आ रहा है ऐसी सारी चीजें पढ़ी हुई सर ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन पूछे हैं और साथ साथ में आप अपने मॉड्यूल भी ओपन करके देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको कहां मिल जाएंगे, मॉड्यूल के अंदर में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
हु कैन फाइल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट। इसको आप सेल्फ करेंगे। ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन याद होगा, जब आईटीएटी के केस में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कराया जाता है तो उसके बारे में लिखा हुआ है। चिल्लर क्वेश्चन है, इस पे टाइम नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज कमिश्नर एम्पावर्ड टू कंसिडर एन अपील फाइल्ड बाय एसएससी चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसीडिंग बिफोर सेटलमेंट कमीशन अबेट्स। इसको भी आपको सेल्फ करना है, बट डू इट आफ्टर सेटलमेंट कमीशन। ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप सेटलमेंट कमीशन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्लियर कट लिख के रख दीजिए, डू इट आफ्टर सेटलमेंट कमीशन। यहां क्लियर कट लिख के रख दीजिए, डू इट आफ्टर सेटलमेंट कमीशन। डन सर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू ग्रांट इनडेफिनेट स्टे फॉर डिमांड ऑफ डिस्प्यूट इन अपील बिफोर इट। स्टॉप। याद कराता हूं कौन से सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 254 के बारे में, और हम बात कर रहे हैं स्टे ऑफ डिमांड के बारे में। याद आ रहा है आप लोग को, हम लोगों ने आईटी80 का एक पावर पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबसेक्शन 2A 254 सबसेक्शन 2A में हम लोगों ने पढ़ा था कि आईटी80 स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है। स्टे ऑफ डिमांड, जो आपकी डिमांड आ रही है, पे करने की लाइबिलिटी आ रही है, उसको 30 दिन में पे करना होता है, लेकिन जनरली आईटी80 इस पे स्टे लगा सकता है। स्टे कितने दिन का लगाया जा सकता है? याद आ रहा है 180 डेज का स्टे लगा सकता है। और अगर ऐसा कोई स्टे लगाता है तो आईटी80 को 180 डेज के अंदर में अपना डिसीजन देना होता है। क्या ये 180 डेज का स्टे एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, बट द ओवरऑल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 365 डेज। याद आ रहा है आपको? द ओवरऑल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 365 डेज। वही सवाल आपसे पूछा हुआ है। आईटी80 इज एम्पावर्ड टू ग्रांट इनडेफिनेट स्टे। स्टॉप। क्या आईटी80 इनडेफिनेट स्टे दे सकता है? आंसर आना चाहिए नो, ये इनडेफिनेट स्टे दे ही नहीं सकता। मैक्सिमम स्टे कितने दिन का दिया जा सकता है? 365 डेज। और 365 डेज के अंदर में अब क्या करना होगा? आईटी80 को अपना डिसीजन देना होगा। जो आईटी80 365 डेज में अपना डिसीजन नहीं दे पाया, जो आईटी80 365 डेज में अपना डिसीजन नहीं दे पाया, तो स्टे ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। स्टे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। वही सेक्शन है, आपको पढ़ना होगा। सेक्शन 245A 2A provides that IT80 where it is possible may hear and decide an appeal within a period of 4 years from the end of financial year in which such appeal is filed. Under 254 2A, the appellate tribunal can grant the stay and can extend up to 180 days from the date on which such order, subject to the condition that assessee deposit not less than amendment 20% of the tax, interest, fees, penalty or any other sum under the provision of this act or furnishes security equal to an amount respective thereof. आपको नहीं लगता ये वाला पॉइंट फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडेड वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडेड वाला पॉइंट है, यानी देख लीजिए आपके क्वेश्चनर अपडेटेड चल रहे हैं। No extension to the stay shall be granted by tribunal where appeal is not so disposed of within the said period as specified in the order, unless the assessee makes an application and has complied with the condition depositing the 20% of the tax, and appellate tribunal is satisfied that the delay in disposing the appeal is not attributable to the assessee. However, the aggregate period of stay originally allowed and the period of stay so extended shall not exceed 365 days, and the tribunal shall dispose of the appeal within the period or periods so extended or allowed. If such appeal is not disposed of within 180 days or the extended period of 365 days, the order shall stand vacated after the expiry of such period, even if the delay in disposing the appeal is not attributable to assessee. Therefore, the statement given in the question is not correct. क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनेट स्टे दे ही नहीं सकता। मैक्सिमम स्टे 180, एक्सटेंशन के साथ भी 365। इनडेफिनेट स्टे दिया नहीं जा सकता, क्वेश्चन देख रहे हो साहब?
बताओ अब कुछ हार्ड लग रहा है? वही चीजें लग रही है जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ये अल्पी का क्वेश्चन जो है ये आपके मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है और ये क्वेश्चन एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आरटीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। An income tax authority did not file an appeal to Income Tax Appellate Tribunal against the order of Commissioner Appeal decided against the Income Tax Department on a particular issue in case of one assessee, ALPI, for the assessment year 2021 on the ground that tax effect of such dispute was less than the monetary limit prescribed by CBDT। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या फाइल नहीं किया? अपील फाइल नहीं किया। किसके अगेंस्ट में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में। अब क्यों फाइल नहीं किया? बताओ जल्दी से, क्यों फाइल नहीं किया? ये इसलिए फाइल नहीं किया क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक मॉनेटरी लिमिट बोली थी और हम उस मॉनेटरी लिमिट के ऊपर नहीं जा पा रहे थे। In assessment year 21-22, similar issue arose in the assessment of Alpi and her sister Palki, which was decided by Commissioner Appeal against the department. Can Income Tax Department now move an appeal to the tribunal in respect of assessment year 2021 against the order of Commissioner for Alpi and her sister Palki? सवाल 1, पिछले बार जब असेसमेंट हुई थी, इस असेसमेंट में मॉनेटरी लिमिट आप उसके ऊपर नहीं जा रहे थे, इसलिए आपने क्या नहीं किया? अपील फाइल नहीं किया। इस साल सेम इशू अराइज हो रहा है असेसी के केस में और उसकी सिस्टर के केस में। इस बार मॉनेटरी लिमिट ऊपर जा रहा है, क्या अपील फाइल की जा सकती है? क्या याद आ रहा है? तो बर्जर पेंट्स के जैसा कोई केस है ये मालिक, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भैया पिछले बार ये केस एक एक्स लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा था। मॉनेटरी लिमिट का केस है 268A, सेक्शन 268A का केस है, जहां पे मॉनेटरी लिमिट से ऊपर जा रहा है तो ही डिपार्टमेंट अपील फाइल करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि पिछले बार अपील फाइल नहीं किया था तो डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड हिज व्यू और अब वो अपील फाइल कर सकेंगे। तो सवाल क्या पूछा है? Can the Income Tax Department move an appeal to tribunal against the order of Commissioner Appeal? Yes, they can move now. Section 268A, सर सेक्शन याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Section 268, CBDT is empowered to issue the order, instruction, direction to the other income tax authority fixing monetary limit as it deemed fit to regulate the filing of appeal or application for reference by any income tax authority. Under 268A, where income tax authority has not filed any appeal or application for reference for any issue in case of an assessee for assessment year, due to the above mentioned order, instruction, direction of CBDT, such authority shall not be precluded from filing an appeal or application for reference on the same issue in case of same assessee or any other assessment year or any other assessee for that other assessment year. Further, in a case, it shall not be lawful for an assessee to contend that income tax authority has acquiesced in the decision on the dispute issue by not filing an appeal or application. In the view of above proposition, it would be in order for Income Tax Department to move an appeal to tribunal against the order of CIT appeal both for Alpi and Palki. याद आ रहा है? ये काय के ऊपर बेस्ड है? वही अपना बर्जर पेंट्स के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट आप चाहें तो इसे मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हो मालिक, ऐसा नहीं है कि भैया जो पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा है कि कंसेप्ट इतने और ये क्वेश्चन पहले भी थे। माइंड में आप लोगों में से किसी ने पहले अटेम्प्ट दिया होगा तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को इतने डीप में नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, रीड इट, डू वन थिंग। क्वेश्चन नंबर 9 को आप होमवर्क ले लो। आई होप ये क्वेश्चनर बुक आपके पास आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मैं इसको क्यों नहीं करा रहा हूं उसके पीछे का भी रीजन आपको दे देता हूं। ये अगेन स्टे ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। ये काय पे बेस्ड है बेटा? स्टे ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। तो वही क्वेश्चन है, फिर से करके हम लोग सिर्फ अपना टाइम पास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाओ, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रीड क्वेश्चन नंबर 10। यस, जितने भी बच्चे लाइव स्ट्रीम के अंदर में बैठे हैं, क्या वो सारे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? उन सारे बच्चों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप द सेम। अगर देख लिया होगा तो चेक। एन assessee who has been served with an order of assessment under 143(3) on 1/1/2021 has filed an application against this order before CIT under 264 on 11/1/2021. However, the CIT refused to entertain the application on the pretext of premature application. रुकिए, असेसमेंट ऑर्डर कब आया है? 143(3) का। ये आया है 1/12/2021 को। ये कब आया है? जल्दी से बोलो। ये आया है 1/12/2021 को। ठीक है, हमने 264 का रिवीजन एप्लीकेशन किस दिन लगा दिया? 11/1/2021 को, मतलब अगले 11 दिन के अंदर ही। एक बात जरा बताइए, हमारे पास 3 रेमेडी है अगेंस्ट 143(3): रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, अपील। बराबर है? रेक्टिफिकेशन को बाजू करो, अपील हम 30 डेज के अंदर में करते हैं और रिवीजन के लिए हमारे पास 1 साल अवेलेबल है। कल याद होगा तो हमने ये वाला डिस्कशन भी किया था कि क्या CIT एप्लीकेशन विद इन 30 डेज भी एक्सेप्ट कर सकता है क्या रिवीजन पर्पस के लिए? आंसर इज यस, कर सकता है। कब? 2 केसेस में। जनरली वो 30 दिन से पहले कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा नहीं, और कर भी लिया तो इसे अबियंस में रखेगा। वो तब तक के कोई एक्सेप्टेंस नहीं करेगा जब तक के असेसी क्लियर कट लिख करके ना दे दे दैट I have expressly waived my right for the purpose of appeal. I have expressly waived my right for the purpose of appeal. तब तक के वो ये काम नहीं करेगा। चेक कर लीजिए। So CIT refused to entertain the application on the pretext of premature application. Assessee seek your opinion. Assessee, अब यहां पे CIT क्या कर सकता है? माइट भी वो एप्लीकेशन कर ले, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ले, पर वो 30 दिन तक के मिनिमम उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा जब तक के अपील करने का टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए, या आप एक्सप्रेसली ये ना कह दो कि हाँ मैं अपील नहीं कर रहा हूं, तब तक के तो CIT के केस में वो प्रीमेच्योर एप्लीकेशन ही रहेगा। क्या लिखोगे यहां पे? यहां पे सबसे पहले आपको बताना होगा अपील करने का टाइम लिमिट 264 का टाइम लिमिट, और CIT तब तक नहीं करेगा जब तक 2 सिचुएशन ना हो जाए: अपील करने का टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए, या एटलीस्ट वो क्लियर कट एक्सप्रेसली लिख के ना दे दे कि हाँ मैं अपील करने नहीं जा रहा हूं। चेक कीजिएगा। असेसी who is aggrieved by the order of AO under 143(3), an assessee who is aggrieved on order passed under 1/1/2021 has moved an application for revision under 264 on 11/1/2021. The order passed by AO is an order appealable before Commissioner Appeal. The order passed by AO is an order appealable before Commissioner Appeal. The time limit for filing the appeal is 30 days from the date of order. This time limit has not expired. This time limit has not expired, and assessee has not waived, his right of appeal while filing an application for revision before Commissioner. The application filed before Commissioner of Income Tax for 264 will be considered when additional specified condition under 264(4) have been complied with. One of the condition is that Commissioner shall not revise any order where appeal against the order lies to Commissioner Appeal or Appellate Tribunal, and time within which such appeal may be made has not expired unless the assessee has waived his right of अपील। क्या कहा उन्होंने? हम कभी भी कोई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक के टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए, या तो आप एक्सप्रेसली वेव ना कर दें। इन द प्रेजेंट केस टाइम लिमिट हैज नॉट एक्सपायर्ड एंड assessee had not waived the right of appeal while filing the application before revision.
before the commissioner of income tax. Therefore, commissioner's refusal to entertain such application is correct. Now, in practical situation, commissioner would have kept the proceeding in abeyance till the expiry of time limit prescribed for filing an appeal, and thereafter could have assumed jurisdiction for making revision, besides taking an undertaking from the assessee for waiving his right of appeal. In reality, taxpayer usually will not prefer revision in short time period, nor would the commissioner reject the application the moment it is received by him. ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं. ये क्वेश्चन सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. ये सारे क्वेश्चन आप खुद अपने किस में देख सकते हो मालिक, मॉड्यूल के अंदर में देख सकते हो. ये सारे क्वेश्चन आप लोग के अवेलेबल है. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ, रीड दिस क्वेश्चन. Is that done? सिमिलर टाइप का केस मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया है. आई थिंक क्वेश्चन पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे है कि वो कहां से काउंट किया जाएगा. द असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 वॉज कंप्लीटेड एज पर 143.3. तो सबसे पहले क्या हुआ भाई साहब, 143.3 हो गया. ठीक है, हम मान लेते हैं 143.3 हुआ. Considering the various claims so made by assessee on 23/1/2018, subsequently this was reopened under section 147 on certain issue, but excluding the claim of the assessee as to lease equalization fund. आधे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एज टू व्हाट इज लीज इक्वलाइजेशन फंड. ये वो क्वेश्चन है ही नहीं, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट ने घुमाने के लिए दिया हुआ है, बुलाती है मगर जाना नहीं. ये लीज इक्वलाइजेशन फंड पे क्वेश्चन ही नहीं है. आगे बढ़ो. द ऑर्डर ऑफ रीअसेसमेंट वाज पास्ड इन 2019 नवंबर. ठीक है. कमिश्नर विद इन द पावर वेस्टेड अंडर 263, इसके बाद वो 263 करना चाहता है. कौन करना चाहता है? सीआईटी करना चाहता है. पास्ड ऑन 11/4/2021. कब पास किया भाई साहब? 11/4/2021. रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ असेसी एज टू इक्वलाइजेशन फंड. Assessee challenges that the action of AO is not suitable because the same is barred by limitation. टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन है. सर CIT 2 साल के अंदर में क्या कर सकता है? रिवीजन कर सकता है. 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑट टू बी रिवाइज वॉज पास. लेकिन ये पीरियड काउंट कहां से करेंगे? ओरिजिनल असेसमेंट से या फिर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, दैट इज रीअसेसमेंट से. कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक केस पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, राइट. कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक केस पढ़ा था, और केस नहीं भी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो टाइम लिमिट है ये कहां से काउंट किया जाता है? बॉस फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर. क्योंकि ओरिजिनल ऑर्डर के बाद अगर रीअसेसमेंट हो भी जाए, असेसमेंट के बाद रीअसेसमेंट हो भी जाए, तो ओरिजिनल असेसमेंट वैनिश नहीं होता. हेंस टाइम लिमिट विल बी काउंटेड फ्रॉम ओरिजिनल असेसमेंट एंड नॉट फ्रॉम रीअसेसमेंट. टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सॉल्यूशन देखिए पेज नंबर 8. द इशू वाज सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. द इशू वाज सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेस अल्गेंद्रन फाइनेंस लिमिटेड. केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट दो देयर वाज नो डाउट दैट वंस एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज ओपन, द प्रीवियस असेसमेंट विल बी हेल्ड टू बी सेट असाइड एंड द होल प्रोसीडिंग विल स्टार्ट अफ्रेश. However,
it would not mean that even when the subject matter of reassessment is distinct and different, the entire proceeding would deem to have been reopened. अगर ओरिजिनल असेसमेंट और रीअसेसमेंट के इश्यूज अलग अलग है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर वुड अप्लाई इन अ केस वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ रीअसेसमेंट and assessment are same. However, in this case, revision proceeding relates to lease equalization fund, which is not a subject matter of reassessment, and therefore the doctrine of merger do not apply in this particular case. 263 subsection 2 provide that no order shall be made after the expiry of 2 years from the end of financial year in which order ought to be revised was passed. The period of limitation under 263 relates to assessment in which the claim for the assessee was considered by the AO. This issue was not the subject matter of reassessment proceeding. Accordingly, the period of limitation shall be reckoned with respect to original assessment and not from the date of reassessment. ध्यान से सुनिएगा, इस केस से हमें क्या समझ में आया? अगर 143 और 147 का इशू सेम है तो टाइम लिमिट 147 से काउंट होगी. 143 147 के इशू अलग अलग है तो टाइम लिमिट 143 से काउंट होगी. एवरीबॉडी वापस से सुनना, अगर 143 और 147 का इशू सेम है तो 2 इयर्स 147 से काउंट होंगे. अगर 143 और 147 का केस सेम है तो टाइम लिमिट कहां से काउंट होगा? रीअसेसमेंट से काउंट होगा. अगर ये दोनों का इशू अलग अलग है तो टाइम लिमिट ओरिजिनल असेसमेंट से काउंट होगा. Getting it or not? Question number 12. This is a question based on सर्वे एंड रिविजन. तो एक बार आप सर्वे पढ़ ले, उसके बाद ये पढ़ना. दिस इज बेस्ड ऑन सर्वे एंड रिविजन. Done, sir? Next question is a very easy question asked in May 1996. May 1996 के अंदर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है. इतना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं. बताइए, इंटीमेशन के बेसिस पे 263 264 हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि 263 264 मतलब ओनली ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर. वही क्वेश्चन है, देख लो. द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 18 to 20 has been accepted under the provision of 143(1). Can the Commissioner of Income Tax interfere under the revisionary power and modify the assessment in case where intimation is served under 143(1)? बताइए, क्या 143(1) के इंटीमेशन के बेसिस पे कमिश्नर रिविजनरी पावर ले सकता है? आंसर इज नो. इंटीमेशन इज नॉट एन ऑर्डर. Intimation is not an order. Under 263 and 264, CIT can revise the order of assessing officer. Since intimation is not an order, revision under 263 264 is not possible. The CIT cannot exercise the revisional power under 263 or 264 in respect of revision. Done हो गया मालिक. Question number 14. Mark this question as important, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन आगे वापस रिपीट होगा. रीड दिस, आपको टाइम देता हूं, रीड दिस. डन सर, चेक करें. इन एन असेसमेंट मेड ऑन अ फर्म, AO made 2 specific additions: unexplained cash credit 1 lakh, disallowance under 43B. ठीक है. Assessee filed an appeal before CIT appeal contesting the addition of cash credit. AO ने 2 एडिशन किए, कैश क्रेडिट, डिसअलाउंस. CIT ने अपील फाइल करी, किससे रिलेटेड? कैश क्रेडिट से रिलेटेड. एंड बीइंग अनसक्सेसफुल फाइल्ड अ फर्दर अपील बिफोर
ट्रिब्यूनल, वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो मैटर ट्रिब्यूनल पे चला गया, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ 43B इट डिड नॉट फाइल एनी अपील। दो केसेस थे, कैश क्रेडिट को लेकर के वो चले गए अपील में, डिसअलाउंस को लेकर के उनने अपील फाइल नहीं की, बट मेड अ रिवीजन पिटिशन अंडर 264। आय हाय हाय हाय, बच्चे कुछ ज्ञान चक्षु जागे क्या? मेरे दो इशू थे, एक इशू को लेकर के मैं अपील में चला गया, दूसरा इशू मेरा यहीं पड़ा है, अपील फाइल नहीं की, लेकिन एसएससी चाहता है मैं इसके लिए क्या फाइल करूं, रिवीजन फाइल करूं। एक इशू के लिए अपील में चले गया, दूसरे इशू के लिए रिवीजन में जाना चाहता हूं। Who dismissed it on the ground that assessment was subject matter of an appeal to appellate tribunal, discuss the correctness of view taken by CIT. One can check this question has been asked in 2001 November as well as November 2002. क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है आपको पता है? क्वेश्चन बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ, बोलो भाई, टोटल मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। अगर आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जरा समझना, अगर कोई असेसमेंट हुआ और यहां पे दो मैटर है, एक मैटर के लिए आप कहां चले गए, अपील में चले गए, तो 264 इज कंप्लीट डेडलॉक टोटल मर्जर। एक मैटर के लिए भी अगर तुम अपील में चले गए तो 264 टोटली बंद हो जाता है। याद आ रहा है तुम्हें? क्योंकि 264 में क्या अफर्म हुआ है, टोटल मर्जर अफर्म हुआ है। 264 में क्या अफर्म हुआ है, टोटल मर्जर अफर्म हुआ है। बस उसी के ऊपर गेम है। क्या लिखना होगा? The revision under 264 is not possible where an appeal is filed to appellate tribunal because doctrine of total merger has been affirmed under 264 and hence the department is correct in this particular case. Section 264 provides that CIT shall not revise the order of AO if the order has been made subject matter of appeal. 264 में हम उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेंगे जो सब्जेक्ट मैटर हो चुका है किसका, अपील का। द डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर इज अफर्म्ड अंडर सेक्शन 264। इफ एन अपील इज फाइल्ड टू CIT अपील ऑन वन और टू इशू देन रिवीजन अंडर 264 इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी इशू। एक मैटर भी अगर अपील में चला गया तो 264 में केस पॉसिबल नहीं है। Therefore, in the present case, CIT was justified in rejecting the revision application under 264. The commissioner does not have the power to revise an order under 264 if the same order has been subject matter of appeal to the tribunal, even though the relief claimed is different in appeal and before the tribunal, irrespective of fact whether appeal is by assessee or by department. In the present question, in the view of aforesaid case, the petition is not मेंटेनेबल। सारे वो पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं आपके सामने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन रख रहा हूं सामने। ऐसा नहीं बता रहा हूं कि भैया ये बहुत सिंपल है या अब क्यों सिंपल लग रहा है, ये आपने डिस्कस किए हैं। भले ही फास्ट ट्रैक था पर मैंने आपसे वादा किया था कि फास्ट ट्रैक में भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, देख लीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं साहब, काय पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सेल्फ में लेंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है, 246A के ऊपर है, अपीलेबल ऑर्डर के ऊपर है, अपीलेबल ऑर्डर के ऊपर है। 16th रिविजन आफ्टर अपील। 16th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिविजन आफ्टर अपील। नवंबर 2006 का क्वेश्चन है, नवंबर 2006 का क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला, 264 पे एक ही क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट पे हमने अपील फाइल किया है तो बताओ रिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसी तरीके के, चेक कीजिएगा साहब।
आई थिंक जवाब आ गया होगा। An appeal was preferred by assessee to commissioner against the order of assessment made by assessing officer। ठीक है भैया, एक अपील प्रीफर की गई सीआईटी अपील को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। द अपील वॉज अलाउड बाय द कमिश्नर अपील। द असेसी लेटर ऑन फाउंड दैट ही वॉज एंटाइटल्ड टू सर्टन डिडक्शन which was neither claimed by him nor allowed by the AO in the course of assessment। आगे चल के उसको पता चलता है वो कुछ डिडक्शन के लिए एलिजिबल था, ना ही उसने वो क्लेम किया, ना ही डिपार्टमेंट ने अलाउ किया हुआ है। द इशू ऑफ डिडक्शन वॉज नॉट रेज्ड बाय असेसी इन अपील। ये जो डिडक्शन का पॉइंट था ये उसने कमिश्नर अपील के सामने रेज भी नहीं किया। एंड वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय कमिश्नर अपील, ना ही वो कमिश्नर अपील ने हाथ लगाया। पहले तो ना आपने दिमाग लगाया ना एओ ने, फिर आप अपील में गए ना अपील में आपने दिमाग लगाया ना सीआईटी अपील ने। एग्जामिन द पावर ऑफ कमिश्नर टू रिवाइज इट अंडर 264। बताइए एक मैटर जिसको आपने नहीं उठाया, एओ ने नहीं उठाया, आपने नहीं उठाया, सीआईटी अपील ने नहीं उठाया, पर आप इस चीज को लेकर के अपील में चले गए हो। किसी भी मैटर को लेकर कहां चले गए हो? अपील में चले गए हो। क्या रिवीजन अंडर 264 पॉसिबल है? हमारा जवाब बड़ा क्लियर है, नहीं। क्यों? 264 में टोटल मर्जर अफर्म होता है। 264 में क्या अफर्म होता है? जल्दी से बोलो। टोटल मर्जर अफर्म होता है, वही जवाब लिखना है। Section 264 provides that in the following cases commissioner shall not revise the order where the appeal against the order lies to CIT appeal but has not been made and the time which such an appeal may be made has not expired, or assessee has not waived the right of appeal, where the order is made subject of an appeal to CIT appeal. In view of above, revision under 264 is not possible if appeal has been filed to CIT appeal on any issue. Commissioner cannot revise the order of assessment in order to allow such deduction on application made by assessee. वही क्वेश्चन दादा, डन। क्वेश्चन नंबर 17, सेल्फ करना काय के ऊपर बेस्ड है? कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर। क्या डिले कंडोन किया जा सकता है क्या, उसके ऊपर बेस्ड है। सेल्फ क्वेश्चन है, नवंबर 2011 में पूछा हुआ है, नॉट अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन, सो नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 किसके ऊपर बेस्ड है सर? अगेन 264 एंड अपील इशू। सेम क्वेश्चन हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं। सिंस आज दिन नवंबर 2015 डज नॉट मीन्स हम उसे वापस पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कपल ऑफ टाइम्स सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बस नाम बदल देते हैं, सिचुएशन बदल देते हैं, बस क्वेश्चन वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, आज दिन मई 2015। आ जाओ करते हैं, सॉल्व करें। पहले खुद से ट्राई करो। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ना सिखाया, अब कुछ क्वेश्चन खुद से करना सीखो। डन सर। आइए, क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे और जवाब शायद बन भी चुका होगा। असेसमेंट ऑफ भजन लिमिटेड वॉज कंप्लीटेड अंडर 143(3) विथ एन एडिशन ऑफ 15 lakhs टू द रिटर्न इनकम। असेसमेंट हुई, रिटर्न इनकम पे 15 लाख रुपए ऐड हो गए। द असेसी कंपनी प्रेफर्ड अपील बिफोर कमिश्नर अपील विच इज पेंडिंग नाउ। हम सीआईटी अपील के पास गए, केस वहां पे पेंडिंग चल रहा है। इस बैकड्रॉप में कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कैन असेसी कंपनी सीक रिविजन अंडर 264 इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर अदर देन दोज प्रेफर्ड इन अपील? क्या असेसी रिविजन कर सकता है 264 में उन मैटर्स को जो अपील में रेज नहीं किए? आंसर इज नो। 264 टोटल मर्जर अफर्म होता है। एनी मैटर के लिए अगर तुम अपील में चले गए तो 264 टोटल क्लोजर है, 264 में तुम नहीं आ सकोगे। तो पहले सवाल का जवाब तो बड़ा क्लियर है, वही सवाल जो पिछले 3 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा था इंस्टीट्यूट द्वारा, फिर एक बार पूछ लिया।
कैन कमिश्नर मेक अ रिविजन अंडर 263 बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड इन अपील एंड अदर मैटर। अच्छा, उनने कहा चलो ठीक है 264 को छोड़ो, कमिश्नर अगर 263 में रिवीजन करना चाहे तो क्या दोनों मैटर पे कर सकता है, जो अपील में भी चले गया और जो अपील में नहीं गया? आंसर इज नो। 263 में पार्शियल मर्जर है। पार्शियल मर्जर मतलब जो मैटर अपील में चले गया उसको 263 में नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन जो मैटर बच गया इसको 263 में छेड़ा जा सकता है। पार्शियल मर्जर 3 सेक्शन के अंदर थे, 147, 154, 263। क्या तुम्हें याद है? 3 सेक्शन के अंदर में पार्शियल मर्जर था। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा? वो जो अपील में चले गया उसको छोड़ के बचा हुआ इधर डील कर लेंगे, पार्शियल मर्जर। तो ऊपर वाला टोटल मर्जर, नीचे वाला पार्शियल मर्जर। एज पर 264, commissioner shall not revise any order under 264 where such order has been subject matter of appeal to the commissioner appeal. Thus, the concept of total merger would apply under section 264. Therefore, under section 264, the commissioner cannot revise an order. The commissioner cannot revise an order which is pending before commissioner appeals, even if the revision pertains to a matter other than the matter covered in the appeal, other than the matter covered in the appeal. As per section 263, दूसरा point, as per section 263, commissioner has power to revise an order prejudicial to the revenue, even if the order is subject matter of appeal before commissioner appeal. However, the power under section 263 shall extend only to such matter which has not been considered and decided in appeal. Here again, doctrine of partial merger would apply. In case where appeal is pending and not yet decided, commissioner cannot exercise his revision jurisdiction in respect of those matter which are subject matter of appeal. Total merger, partial merger, समझ में आया क्या? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 नवंबर 2015 का क्वेश्चन है। नवंबर 2015 का क्वेश्चन है, काय पे बेस्ड है मैं आपको वो बता दूं। टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 263 रिकूंड फ्रॉम 263 का जो टाइम लिमिट होता है वो कहां से काउंट किया जाता है? ओरिजिनल असेसमेंट से या रीअसेसमेंट से? सवाल का जवाब तो हम पहले भी दे चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर 143 और 144 सेम मैटर पे है तो टाइम लिमिट 147 से होगा। अगर 143 147 अलग अलग मैटर पे था तो टाइम लिमिट ओरिजिनल से काउंट होगा। गेम ओवर। क्वेश्चन पढ़िए। द असेसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट बैंक लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 was made under 143 in November 2018, allowing a deduction under 36 on account of bad debts and deduction in respect of foreign exchange rate difference. यहां तक के क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या याद रखना चाहिए पता है? कि असेसमेंट हुई है 143(3) में। Subsequently, the assessing officer initiated 147 on the matter of deduction under 36(1) फॉर स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय बैंक। अब ये पहले वाले असेसमेंट से डिफरेंट मैटर है, टाइम लिमिट कहां से काउंट होगा? 143 से। लेटर प्रिंसिपल कमिश्नर आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड ऑफ असेसमेंट इनिशिएटेड रिविजनरी प्रोसीडिंग अंडर 263 बाय इशू ऑफ अ शो कॉज नोटिस टू बैंक एंड पास्ड एन ऑर्डर अंडर 263 ऑन 31 अगस्त 2021। ओरिजिनल से काउंट होना चाहिए था 2019 से लेके 31 मार्च 2021। मतलब देखिए, पहला 143(3) का ऑर्डर कब से आया था? 143(3) का ऑर्डर आया था 30 नवंबर। उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 2 साल, मतलब 31/3/2019 से 2 साल 31/1/2021 शुड हैव बीन द लास्ट डेट। द बैंक क्लेम्स दैट द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर इज बार्ड बाय लिमिटेशन। इज बैंक करेक्ट? यस, बैंक इज करेक्ट। व्हाई? 143 और 147 का टाइम इश्यूज जो थे ये डिफरेंट थे। अगर इश्यूज डिफरेंट है तो टाइम लिमिट कहां से काउंट होगा? 143(3) से काउंट होगा। एंड तो आप सीधा ही पढ़ लो। अकॉर्डिंगली द क्लेम ऑफ बैंक
that the order passed by commissioner is barred by limitation is correct. ICICI बैंक के केस under 263 provides that no revision order shall be made under 263. No revision order shall be made under 263 after the expiry of 2 years from the end of financial year in which order ought to be revised was passed. The issue under consideration is whether the period of limitation for an order passed under 263 has to be reckoned from original order or from the assessment order. The facts are similar to the CIT versus ICICI Bank, wherein the above issue came up. पिछले केस में भी आप ये लिख सकते थे, wherein the issue came up before Commissioner High Court, Bombay High Court, wherein it was held that in such case where subject matter of revision was not same as the subject matter of reassessment, the period of limitation would commence from the original assessment and not from the date of reassessment. In this case, the period of limitation as referred to in 263 is with reference to assessment in which claim of assessee as to deduction for doubtful debts is considered. The issue was not same in reassessment. Applying the rationale of the Bombay High Court cited above, the period of limitation shall be reckoned from the original assessment and not from the order of reassessment. Therefore, it should have completed by 31st March 2021. However, the revision order was passed on 31st August 2021 and hence the same is barred by limitation. कैसा लग रहा है मालिक? क्वेश्चन जम रहा है आप लोगों को? अगर हाँ तो मुझे जल्दी से, जो बच्चे लाइव स्ट्रीम के अंदर में बैठे हुए हैं वो जल्दी से बताएं कि क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग को मजा आ रहा है? यस, थैंक यू सो मच ब्रो, झकास समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। 21 क्वेश्चन एडिशनल एविडेंस ले सकते क्या? रूल 46A पे बेस्ड है, तो ये तो हमें पता है, लिख दीजिए सिर्फ एडिशनल एविडेंस। उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्या एडिशनल एविडेंस सीआईटी के सामने रखा जा सकता है क्या? नवंबर 2017 का क्वेश्चन। आप देख सकते होंगे कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार घूम करके आते हैं, सिर्फ नाम बदल जाता है। कंसेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में फिट है, दिल में फिट है ना भाई, तो ये सब क्वेश्चन फालतू लगेगा तुमको, माइट भी। अब आपको शायद इसके अंदर में इंटरेस्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर जाओ मालिक। अगेन इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ये क्वेश्चन अगेन पूछ रहा है आपसे रिवीजन अंडर सेक्शन 264 अपॉन अपील। उसी तरीके का क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी 4 बार सॉल्व कर चुके हैं, आस्क्ड इन May 2018 ओल्ड कोर्स। 23 ओम एंटरप्राइजेस, May 2018 का क्वेश्चन, न्यू सिलेबस में आया, May 2018 का क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। हालांकि सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वापस नहीं करेंगे, पर आप रीड कर लीजिए। असेसमेंट हुई, एक एडिशन हुआ कैश क्रेडिट के बेसिस पे, दूसरा एडिशन हुआ 40A पे। पिछले क्वेश्चन में 43B था। एक मैटर के लिए आप सीआईटी के पास चले गए, दूसरे मैटर के लिए रिवीजन में जा सकते क्या? जवाब आएगा नहीं, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। अगेन क्वेश्चन रिवीजन अपॉन अपील पे बेस्ड है। बिल्कुल मत कीजिए, वही चीज आपसे बार बार पूछेगा। प्लस इसके अंदर में कुछ एडिशनल पॉइंट 154 का भी है, इसलिए मैं इसे पढ़ाना चाहूंगा। आओ रीड करो पहले क्वेश्चन को। इसमें इन्होंने रेक्टिफिकेशन भी डाला है।
डन सर, चेक. Om Enterprises, a firm, filed its return for the assessment year 18-19 on July 2018. ठीक है, ये तो सही चल रहा है. The assessment under 143(3) was completed on 15th March 2020 and AO made 2 addition to the income of assessee, namely 8 lakh unexplained, addition 3 lakh 40 AIA. The assessee being aggrieved contested the additional 8 lakh under section 68 and made an appeal to CIT appeal. The appeal was decided in January 21 against the assessee. Now assessee seek your advice as to whether it should apply for revision under 264. अपील डिसाइड हो गई है, आप हार गए तो आप बोलते हो कि चलो रिवीजन कर लेते हैं, और रेक्टिफिकेशन अंडर 154 to the AO as regarding disallowance under 40 AIA. पहले सवाल का जवाब तो आपको पता है, मैटर अपील में चले गया तो 264 में आ सकता क्या? नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर इज अफर्म्ड, वो बात तो लिखेंगे. आगे देखते हैं. सेक्शन 264 प्रोवाइड्स दैट प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज नो पावर टू रिवाइज एनी ऑर्डर विच हैज बीन मेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील to the commissioner appeal, even if the relief claimed in the petition is different from the relief claimed in the appeal. The concept of total merger would apply in case of 264. 154 provides where any matter has been considered and decided by way of appeal or revision relating to order, AO may amend the order for rectification of any mistake apparent from record in relation to a matter other than the matter which has been considered and decided. The concept of partial merger would apply in case of 154. In the present case, since the order passed by AO in respect of addition of unexplained cash credit became subject matter of appeal, OM cannot apply for revision under 264 even if subject matter is different. However, OM can apply the assessing officer for rectification in respect of 3 lakhs addition as this matter has not been considered and decided in appeal or a revision. With the of above, the assessee Om Enterprises should seek rectification under 154. Done, sir. Question number 24. November 2018 old syllabus question. ठीक है. Read the question, Malik. Ashok assessment was made under 143 for the assessment year 18-19. ठीक है साहब. Being aggrieved by certain addition, he preferred an appeal to commissioner appeal, which is pending at present and not been adjudicated. In the view of above situation, give your opinion on the following. There is new information that certain income for the same assessment year has escaped assessment. Is it possible for AO to issue notice under 148? क्वेश्चन अब तक अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर का केस है. कुछ सर्टन इंफॉर्मेशन मिली है जो एस्केप्ड हो चुकी है. क्या 147 में पार्शियल मर्जर है? यस. जो मैटर अपील में चले गया उसको छोड़ के बचा हुआ कोई मैटर नया मिला होगा तो वो 148 के लिए ओपन हो सकता है. सर्टन मिस्टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू which is not subject matter of appeal is notice. Certain mistake मतलब 154 में भी partial merger affirmed है. वो मैटर जो अपील में गया उसको छोड़ दो, बचे हुए मैटर को रेक्टिफाई 154 में कर सकते हो. यस.
Ashok has filed a petition for revision under 264 for a matter not being subject matter of appeal. Will such petition be maintainable? No. 264 में क्या कोई रिवीजन पिटीशन आया सकता है जबकि आपने एक मैटर अपील में किया है? आंसर इज नो. 264 में टोटल मर्जर अफर्म्ड है. क्वेश्चन काय पे बेस्ड है? पहले दो पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, लास्ट पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर. इतना सिंपल क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने अगर अपने पास से किया होगा दनादन उसको जवाब आ सकता है इस पॉइंट का. Yes, it is possible for the AO to issue notice under 148. Why? Because there is a doctrine of partial merger. AO may assess, reassess such income other than the income involving the matter which are subject matter of any appeal, reference, revision, which are chargeable to tax and has escaped assessment. Therefore, even where the appeal is pending before Commissioner Appeal, the AO can issue notice under 148 in respect of income which has escaped assessment if such income is not subject matter of अपील. क्या कहते हैं हम इसे? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर. दूसरे केस में भी आंसर यस आएगा. यस यस द एओ इज एम्पावर्ड फॉर 154 वेयर एनी मैटर हैज बीन कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ अपील और रेक्टिफिकेशन. सच मैटर कैन नॉट बी डन बाय असेसिंग ऑफिसर. However, in respect of matter which has been considered and decided in appeal, the order of assessing officer can be rectified under 154. In this case, since the mistake is in the matter which is not a subject matter of appeal, AO can pass an order under 154 for rectifying the mistake, provided the same mistake is apparent on record. Again, matter is doctrine of partial merger. तीसरा, Commissioner cannot invoke 264. क्यों? Because it has been subject matter of appeal. Because it has been subject matter of appeal. और जो चीज subject matter of appeal में आ जाता है, मैटर वहीं खत्म हो जाता है. नवंबर 2019 का क्वेश्चन, नवंबर 2019 का क्वेश्चन है साहब. नवंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 25. नवंबर 2019 का क्वेश्चन आप सभी के सामने. रीड दिस. बहुत इजी लगेगा आपको. द असेसमेंट ऑफ सक्सेना लिमिटेड वॉज कंप्लीटेड अंडर 143(3) of the Income Tax Act with an addition of 23.50 lakhs to the returned income. The assessee company preferred an appeal before Commissioner Appeal, which is pending now. In view of the above fact, please answer the following question. Point number 1, can Commissioner make 263 both in respect of matter covered in appeal and other matter? Answer is no. डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर यहां वर्क करता है. जो मैटर अपील का है उसको छोड़ के बचे हुए मैटर की बात करो, बिल्कुल चलेगा. कैन एसएससी सीक रिवीजन अंडर 264? पॉसिबल ही नहीं है. एक मैटर के लिए भी आप कहां चले गए? अपील में चले गए. दूसरे किसी मैटर को हम यहां पे डिस्कस कर सकते नहीं. बीइंग अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ITAT दिल्ली, an assessee filed an appeal with High Court with a delay of 439 days in filing the appeal. While filing the appeal, the assessee made an application for condonation of delay, also citing the reason that delay is on account of pursuing an alternative remedy. अच्छा जी सर, समझते हैं क्या मैटर है ये.
सबसे पहले 263 के लिए क्या बोलोगे, वो मैटर जो अपील में गया है उसको छोड़ करके दूसरे मैटर के लिए हाँ बोल दो, भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। 264 के लिए तो टोटली बंद है। As per 263, Commissioner has power to revise an order prejudicial to the interest of revenue even if the order is subject matter of appeal before Commissioner appeal. However, the power under 260C shall extend only to such matter which has not been decided and considered in such appeal. Thus, Commissioner cannot make a revision in respect of matter covered in an appeal but can do so in respect of other matter. बोलो भाई क्या अप्लाई किया, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। 264 provides that Commissioner has no power to revise any order which has been made subject matter of appeal to the Commissioner appeal even in respect of matter other than the matter covered in an appeal. अब दूसरा केस है कि असेसी ने अग्रीड बाय द IT-80 ऑर्डर मैटर कहां रेफर किया, हाईकोर्ट में रेफर किया। हाईकोर्ट में 120 डेज के अंदर में जाते हैं, लेकिन IT-80 के बाद असेसी ने करीब 439 डेज लिया। आप जब केस लॉ की बुक में जाएंगे तो वहां पे आई थिंक इस चैप्टर का सबसे लास्ट केस है स्पाइनकॉम का, जिसके अंदर में ये सेम केस है। असेसी हाईकोर्ट के अंदर में जाता है लेकिन डिले हो जाता है 439 डेज का। हाईकोर्ट के सामने वो कहता है डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं अल्टरनेटिव रेमेडी ले रहा था IT-80 की, बट 439 डेज एक अनरीजनेबल डिले है, मतलब 1 साल से ज्यादा एक अनरीजनेबल डिले है जिसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, ये एक अनरीजनेबल डिले है। मैटर देख लीजिए, स्पाइनाकॉम का केस है, नीचे आके देखोगे तो स्पाइनाकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT 2018 जजमेंट। The issue under consideration is whether the delay in filing an appeal under 260A can be condoned where stated reason for delay is pursuance of an alternative remedy by filing an application before ITAT. The application before ITAT is not an alternative remedy to filing an application under 260A. The former is application for rectification of mistake apparent from record, which is much narrower than the scope of later. Under 260A, order of IT-80 can be challenged on substantial question of law. The appellant had the option of filing an appeal under 260A while also mentioning in the memorandum of appeal that the application was pending before ITAT. The time period of filing an appeal does not get suspended on account of pendency of application before ITAT. Accordingly, the delay cannot be condoned and thus contention of assessee is not maintainable. Facts are similar to Spinacom. यहाँ पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप खुद देखिएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है किसका, जो सेल्फ रेमेडी की बात कर रहा है। तो भाई साहब इसको सेल्फ कर लीजिए, गेम ओवर। आप देख सकते हैं सर हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ निपटाए, दैट इज अपील एंड रिवीजन। 2 चैप्टर के क्वेश्चन हम लोगों ने एक साथ निपटाए।